नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा। और मुद्दा है ट्राइबल कार्ड 28 में दिलाएगा रिवॉर्ड। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी मुद्दा फिर से गरमाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अलग धर्म कोड की मांग उठाकर नई बहस छेड़ दिया है। कांग्रेस इसे लेकर मुखर है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार कर इसे राजनीति का हथकंडा बताया। 49 आदिवासी सीटों वाली ये लड़ाई अब राज्य की राजनीति में सियासी तापमान बढ़ाने लगी। इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी हमेशा केंद्र में रहे हैं और एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष ने आदिवासी कार्ड चलते हुए नई बहस छेड़ दी है। उमंग सिंघार ने ट्राइबल के लिए अलग धर्म कोड की मांग उठाई है। अमरकंटक में आयोजित आदिवासी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ज्यादा से ज्यादा आवेदन भेजे जिससे ये मांग राष्ट्रपति तक पहुंच सके। सिंघार का कहना है कि दूसरे धर्म में जाने से आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी, इसलिए अलग धर्म कोड जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने मध्य प्रदेश से कम 50 लाख फॉर्म भेजने की अपील की है। अगर आपने 25 लाख भरे, मैं कहता हूं कि 50 लाख फॉर्म यहां से मध्य प्रदेश से भर के जाना चाहिए, ताकि दिल्ली में बैठी हमारी बहन राष्ट्रपति आदिवासी समाज की, उनको एहसास हो कि मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ प्रतिनिधियों ने, आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, अन्य स्टेट के आदिवासियों ने ये मांग उठाई है कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। अगर आप चुप हो गए तो आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को हिंदुओं से अलग बताने का सियासी पैंतरा नया नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र जैसी पार्टियां इसको आधार बनाकर एमपी में अपनी सियासी जमीन भी तैयार कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर इतनी मुखर शायद पहले कभी नहीं रही जितनी वो इस समय है। इधर सिंघार की इस मांग पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने उमंग सिंघार पर आदिवासियों को धमकाने का आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस हर समय विघटन की राजनीति करती है और ये वीडियो तो आपत्तिजनक तो है ही, पर गैर कानूनी काम भी किए जा रहे हैं इसमें। इस तरह से आदिवासियों को धमकाना, इस तरह से संवैधानिक यदि कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसमें इस तरह से रोड़े अटकाना, ये गैर कानूनी है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी तो बहुत संविधान की बात करते हैं, संविधान के संरक्षण की बात करते हैं। क्या वो अपने नेता प्रतिपक्ष को हटाएंगे? दरअसल मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें सियासत में किंग मेकर मानी जाती हैं। ऐसे में उमंग सिंघार के इस बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, लेकिन कांग्रेस की इस तरह की मांगें कई बार बाउंस बैक कर उस पर ही भारी पड़ जाती हैं। क्या इस मामले में यही होगा? ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है और यहाँ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जनजाति की जब बात आती है तो फिर जनजाति को उस दौर से भी जोड़ा जाता है जब वनवासी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। आदिवासी, वनवासी, इनको लेकर भी खूब सवाल उठते रहे हैं और कई बार कांग्रेस या आदिवासी वर्ग ने इसको मुद्दा भी बनाया, लेकिन चला कुछ नहीं, क्योंकि ये वैसा प्रदेश है कि जहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। और अलग धर्म की जब बात होती है तो फिर चीज़ें कुछ अलग दिखाई देती है। अभी कुछ दिन पहले ही भगोरिया के दौरान मेरी भी कई आदिवासी वर्ग के लोगों से बात हुई जो आदिवासी नृत्य में मस्त थे, अपनी जो बातें हैं उसमें मस्त थे, बल्कि ये भी कह रहे थे कि हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम होली की पूजा करते हैं। और ये सब वही है जब अलग अलग धर्म नहीं होता बल्कि एक साथ मिलकर हमारी विविधताओं में एकता दिखाती है। पर क्या उमंग सिंघार ये समझ रहे हैं कि इस मांग से या अलग धर्म की मांग उठाकर एक नई पहचान बनाई जा सकती है, कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है? इसका कितना फायदा, कितना नुकसान होगा, आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। अलग धर्म कोड की मांग आदिवासी पहचान बनाने की जरूरत या सियासी मुद्दा? अलग धर्म कोड की मांग से आदिवासी संस्कृति को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी? क्या इससे प्रदेश की 47 आदिवासी सीटों में कांग्रेस को सियासी फायदा होगा? समझेंगे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे उन मेहमानों से जय नागड़ा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जोड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है।
पंकज सिंह टेकाम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के। आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे जोड़ रहे हैं उमेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय नागड़ा जी, लंबे समय से हम इस मुद्दे पर चर्चाएं चलती रही। कुछ दिन पहले आपको याद होगा उमंग सिंगार ने एक बात और कही थी कि हनुमान जी तो आदिवासी हैं, और उसके बाद इस पर खूब राजनीति हुई। और जब हनुमान जी की बात आती तो वो सभी के लिए है, वो ना आदिवासी की, हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे ही है, वो आदिवासी ही रहे, तो इस पर भी खूब चर्चा होने लगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो अलग धर्म कोड की वो बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, साइन कर कर पहुँचाए, हालांकि एक बात उन्होंने ये भी कही कि हमारी बहन वहाँ राष्ट्रपति बनकर बैठी है, तो ये है क्या ठहरे हुए पानी में एक कंकर पत्थर मारने की कोशिश है, या कहीं कुछ दिख रहा है उमंग सिंगार को? मनोज जी, देखिए, यदि कोई सियासी व्यक्ति यदि जाति या आदिवासी या उसकी बात करेगा तो निश्चित रूप से उसका जो मंतव्य है वो सीधा सीधा वोटों से प्रभावित होता है, राजनीति से प्रभावित होता है। और मध्य प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की मांग आज से नहीं, लंबे समय से उठ रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि यदि हम आबादी की मांग से देखें, सीटों की संख्या से देखें, तो आदिवासियों का एक बनता भी है। और इस तरह से, और ये कांग्रेस के समय भी ये बात रही है। शिवानंद सिंह सोलंकी जी जब उप मुख्यमंत्री बने तब भी ये था कि मुख्यमंत्री आदिवासी हो सकता था, लेकिन किसी तरह से अर्जुन सिंह सीएम बने, और उसके बाद भी ये गाय बगाए ये बातें उठती रही। तो मुझे लगता है विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा है, और एक यदि राजनीतिक व्यक्ति यदि बात करता है तो उसके जो मंतव्य है वो उसी रूप में देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और करीब 90 ऐसी 89 के लगभग सीटें ऐसी है जिन्हें आदिवासी वर्ग प्रभावित करता है, और 47 तो है ही। लेकिन अभी जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे नजर आती है। पंकज जी, यदि ये मुद्दा आप भी उसी वर्ग से आते हैं, हालांकि आप उसी मोर्चा के, जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी है, लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि एक अलग धर्म कोड होना चाहिए, तो वो तो आपसे भी कह रहे होंगे कि आप भी एक फॉर्म भर दीजिए, तो क्या ये होना चाहिए? मनोज जी, ऑडियो क्लियर नहीं था तो मैं पूरी बात सुन नहीं पाया। मेरे जी मैं ये क्या बोला, मैं पूरी हम बात आपसे ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी धर्म कोड की बात चल रही, एक अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं उमंग सिंगार, आप भी उसी आदिवासी वर्ग से आते हैं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं, क्या ये होना चाहिए? देखिए, लगातार अभी विगत कुछ वर्षों में देखने में आया है कि हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उमंग सिंगार जी और कांग्रेस के बाकी साथी मित्र हैं, लगातार आदिवासी समाज को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। और अभी बीच में छिंदवाड़ा की बात करूं, और अलग अलग स्थानों पर जाकर आदिवासी समाज के बीच में भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के जो मित्र हैं वो कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि 2014 के बाद से देश भर में, और मैं बोलूं मध्य प्रदेश में अगर 2003 के बाद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार जनजातीय क्षेत्रों में विकास के कार्य किए। जनजातीय क्षेत्रों में लगातार जनजातीय आदिवासी भाई बहनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति विश्वास जो बढ़ रहा है, उसकी चिंता कांग्रेस को है। आने वाले समय में लगातार जो ग्राफ कांग्रेस का जनजातीय क्षेत्रों में गिर रहा है, किस प्रकार से उसे बचाकर रखे, उसके कारण जो है, अब जब विकास के मुद्दों पे कांग्रेस बात नहीं कर सकती तो अब लगातार धर्म की वो बात कर रही है, जबकि आदिवासी समाज लगातार सनातन संस्कृति को मानता आ रहा है। और मैं अगर पुराने समय में बात करूं तो चाहे हमारे पूरे गोंडवाना साम्राज्य की मैं बात करूं तो जितने हम अलग अलग कालखंडों की बात करेंगे, चाहे मैं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की बात करूं, रानी दुर्गावती जी की बात करूं, इन लोगों ने पूरे गोंडवाना साम्राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर विभिन्न हमारे देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण भी इन्होंने किया है, और सनातन संस्कृति को लगातार ये मानते आए, और उसी परंपराओं का निर्वहन लगातार जनजाति समाज कर रहा है। परंतु ये जो कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र है, विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, वो समाज में जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस और ये कभी सफल नहीं होंगे। आने वाले समय में जनता जरूर इनका जवाब देगी। उमेश जी, जवाब दीजिएगा, उमंग सिंगार जो कह रहे हैं वो बात सही है, ये कांग्रेस कह रही है? देखिए, उमंग सिंगार जी जो बात कर रहे हैं वो संवैधानिक बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं उसको सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में कहा है। तो उमंग सिंगार जी कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। उमंग सिंगार जी यही कह रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार कहा है, आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं हैं, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अनेकों निर्णय हैं, और आदिवासी अपनी कला संस्कृति की विशेष पहचान नदी जंगल पहाड़ तालाब
इसकी पूजा शुरू से करते आए हैं और ये कोई नया तथ्य नहीं है। भगवान राम भी जब रावण से युद्ध करने गए थे तो उन्होंने रीछ भालू आदिवासियों के सहयोग से युद्ध किया था। इसमें कौन सा उन्होंने गलत बात कह दी है? उमर श्रृंगार जी सही कथन कह रहे हैं। मतलब वो हिंदू नहीं है वो। मैं ये उमर श्रृंगार जी है, मेरे कहने आपके कहने से नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और एक निर्णय नहीं अनेकों निर्णय हैं। भाई सर्वोच्च न्यायालय जो बात कहेगा वो देश का कानून होता है। जी, लेकिन आप जिन राम का बात कर रहे थे, जिन राम की बात कर रहे थे, वो तो आराध्य है हम सबके। आपने भी कहा हम भी पीपल की पूजा करते हैं। आप भी जल चढ़ाते होंगे, मैं भी कई बार पीपल में जल चढ़ाता हूँ। और ये वही है जो आदिवासी जनजाति के लोग करते आए। तो फिर इसमें इस बात की जरूरत है कि अलग से धर्म कोड लागू किया जाए। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप कह रहे हैं, आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसकी जरूरत है? नहीं, निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के, मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है साहब, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है जी। लेकिन अचानक जय नागड़ा जी, अचानक ये चीज सामने आ रही है, जैसा वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, वो जिस की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि खुद उन्होंने भी कहा कि राम जब जंगल में गए वनवास के दौरान तो आदिवासियों ने उनकी मदद की। इसका मतलब यही है कि उन्होंने भी उस चीज को माना, भगवान माना या आराध्य माना, जो भी माना। आज भी यदि भोलेनाथ को बड़े महादेव के रूप में पूजा करते हैं तो वही आदिवासी है। फिर ये अलग धर्म, अलग संस्कृति तो एक ही है हमारी। जय नागड़ा जी। जी मनोज जी, ये बात है। ये देखिए, जो एक सांस्कृतिक, ये हर एक के, ये सबके अपने आस्थाएं, अपनी वो है। लेकिन जब उसका राजनीतिकरण शुरू होता है तो मुझे लगता है कि हर पार्टी, मैं नहीं कहता कि एक पार्टी, सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने लाभ के साथ जुड़ी रहती हैं। बीजेपी सनातन के माध्यम से उस बिखरे हुए वोट बैंक को साधना चाहती है। देखिए, अभी एक दलित वर्ग भी कहीं ना कहीं नव बौद्ध की तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सनातन से चटकता दिख रहा है। अब यदि आदिवासियों के नाम पे ये वोट बैंक अलग होता जा रहा है तो निश्चित रूप से ये भी बीजेपी की चिंता है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक बहुत आम नागरिक की तरह से देखूं तो ये जो जाति और धर्म के नाम पे बंटवारे की राजनीति है, इसने पूरे देश को नुकसान ही किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सारी चीजों को खत्म करें और एक भारतीयता की यदि बात हो तो ये शायद सभी के हित में है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने ही ये सारे बंटवारे किए हैं और ये इसके लिए सारी पार्टियां बराबरी से सोची है। कोई ओबीसी कार्ड खेलता है। देखिए, आज भी हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का गठन होता है, हम कहते हैं कितने ओबीसी, कितने एसटी। क्यों गिनती होना चाहिए? फिर आप या तो पूरा मेरिट बेसिस पे करें और या फिर आबादी के आधार पे करें या कोई और आधार पे। जब धर्म राजनीति की कोई एक पार्टी करेगी तो वो दूसरे को गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र जैसी पार्टी भी हुई है जिनका अपना एक वजूद रहा है। अभी भी उसी पार्टी से आने वाली जो भाटी हैं वो विधायक भी है, हालांकि अब वो दूसरी पार्टी में आ गई है। लेकिन क्या टेकाम साहब, ये सब बातें होती रहेंगी तो जिस राह पे आप लोग बढ़ रहे हैं वो इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि वोट तो बटेगा। कुछ लोग तो इस बात को मानेंगे। थोड़े जयस की बात भी चली, हालांकि जयस अब उस तरह की सक्रियता नहीं दिखा पा रहा। पहले गोंडवाना पार्टी खड़ी होती दिखाई दी गोंडवाना क्षेत्र में, उसका अपना एक वर्चस्व रहा। आज भी कुछ क्षेत्र जब देखते छिंदवाड़ा और आसपास तो उसकी चीजें दिखाई देती है। जी टेकाम साहब, पंकज जी, ऑडियो क्लियर नहीं आया मनोज जी वैसे। अच्छा, अभी सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ, थोड़ा थोड़ा सुन पा रहा हूँ। एक बार और थोड़ा प्रश्न आपका। मैं यही कह रहा हूं कि पहले भी गोंडवाना जैसी गणतंत्र पार्टी बनी, उनका भी अपना एक वर्चस्व रहा और एक समय वो चीजें दिखाई दी। बाद में उन्हीं से जुड़े लोग आपके साथ भी जुड़ गए। और उसके अलावा यदि हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कांग्रेस इस तरह का प्रयास करती है तो ये तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, बहुत सारे राजनीतिक दल समय समय पर, जैसे आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात की, अभी एक बीच में भारत आदिवासी पार्टी की बात भी हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस प्रकार के राजनीतिक दल समय समय पर अलग अलग जातियों धर्मों के आधार पे आते हैं, परंतु समाज और धर्म जो है हमारे सब, आजकल लोग सब जागरूक है, सब समझते हैं। जातिगत जो राजनीतिक दल है वो कभी सफल नहीं हो पाते। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास इसलिए है लोगों का कि हम सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ समय पहले जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बार जब 2003-2008 में जब उन्होंने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया, उसके बाद देखने में आया कि 2-3 चुनावों में थोड़ा उनको सफलता मिली,
परंतु उसके बाद जब लोगों को समझ में आया कि सिर्फ एक जाति धर्म से इसको लेकर काम करने वाली पार्टी है, इसलिए फिर लगातार लोग दूर होते गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार जनजातीय क्षेत्रों में विश्वास लोगों का बढ़ा। और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि चाहे मैं 28 के चुनाव की बात करूं, 29 के चुनाव की बात करूं, लगातार जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता है उमेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जब वो बात कर रहे थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का, तो मेरे पास एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जब 1955 की मैं बात करूं तो मेरे हाथ में इस अधिनियम की कॉपी भी है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, और मैं जब द्वितीय पृष्ठ पर पढ़ता हूं तो एक बार मैं सुनाना भी चाहूंगा आपके माध्यम। बता दीजिए कि कोर्ट की बात उन्होंने की। धारा और धारा 4 के प्रयोजन के लिए बौद्ध, सिख या जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति या हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास को मानने वाले व्यक्ति, जिनके अंतर्गत वीर, शैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी भी हिंदू समझे जाएंगे। अर्थात जो इस प्रकार के हमारे जितने पंथ है और जितने लोग हैं जो लगातार सनातन संस्कृति को मानते हो, सब हिंदू समझे जाएंगे। इस प्रकार का ये अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में इसका उल्लेख किया गया। परंतु लगातार उसके बाद भी कांग्रेस के मित्र इस प्रकार की बातें करते हैं। आने वाले समय में समाज जरूर इसका जवाब जरूर देगा। लेकिन वो जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को कहा है, आप कितना मानते हैं इसको, पंकज जी? चलिए उमेश जी जवाब दीजिएगा, आप सुन रहे होंगे। उमेश जी, आपने सुना होगा पंकज जी की बात को, वो किसी अधिनियम की बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हिंदू तो सभी है जी। नहीं, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनेकों जजमेंट हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है। उनके लिए 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची बनाई इसलिए गई संविधान में कि आदिवासी अपने क्षेत्र के अनुरूप अपनी संस्कृति, अपनी जमीन, अपने रहन सहन और अपने जो जंगल, पहाड़, जमीन, इससे जुड़े हुए रहे। जल जंगल उनको कोई आदिवासी क्षेत्रों में जमीन बेचने के लिए कलेक्टर की परमिशन लगती, बिना उसको कोई जमीन खरीद सकता ना बेच सकता है। तो आदिवासियों का संरक्षण उनकी संस्कृति, उनके जंगल, जमीन और नदी के हिसाब से हो जाए, ये अति आवश्यक है। और देखिए, जो बात ये कह रहे हैं, भारत में गंगा नदी हो, नर्मदा नदी हो, यमुना नदी हो, नदियों की पूजा सदियों से होती आ रही है। हिंदू भी करता, आदिवासी भी कर रहा है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात उमर सिंगार जी ने कह दी जो कि संविधान के विपरीत बात है, या कोई ऐसी बात कह दी जो पूर्व में नहीं थी? दोनों बातें थी ये तो। इसलिए ये कहना कि आदिवासी हिंदू हैं, ये उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना होगी। और राजनीतिक लोग अब चाहे जो कुछ भी कहें, देश का कानून जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट बनाती है और उसका ठीक से व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या कर दी आर्टिकल 244 के हिसाब से, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के अनुसार से। भाई, यदि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है, तो ये तो संविधान, इस प्रकार का संशोधन जो है पार्लियामेंट में लाएं। इनके पास बहुमत है पूरे देश में, लाए ना भाई, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है? लेकिन जो उमर सिंगार जी ने एक बात कही जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि प्रदेश में आदिवासियों की जो माली हालत है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनका जो सामाजिक संरक्षण है, उनका जो पुलिस पे और अन्य लोगों के ऊपर, उन लोगों द्वारा उनकी सामाजिक जीवन में दबाव है, उससे आदिवासी तबका जो प्रदेश का बहुत व्यथित है। और वह चाहता है, क्योंकि वह देश का मूल निवासी है, उसके अधिकारों का संरक्षण सिर्फ व्यथित होता तो वो चुनाव में क्यों नजर नहीं आता? हालांकि 18 में आपके साथ दिखाई दिया, उससे पहले लगातार आपके साथ आदिवासी जुड़ा था, फिर क्यों छिटक गया आदिवासी कांग्रेस? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट आपको उत्तर दूं। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो बैलेट पे चुनाव करा लीजिए। मेरा तो साफ कहना है, ईवीएम पे जो चुनाव हो रहे हैं, देश के साथ धोखा है। और हाउस में कहा है उन्होंने, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के समस्त राष्ट्रीय नेताओं के सामने कहा है, करा लीजिए बैलेट पे चुनाव, साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। मतलब आपका यह कहना है कि ईवीएम के कारण आदिवासी आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा, वरना आदिवासी आपके साथ है? पंकज जी, सुन पाए आप? आपको आवाज आई? जी जी, जवाब दीजिएगा। ऑडियो आज क्लियर नहीं आ रहा है एक्चुअली, इसलिए मनोज जी वैसे थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। ये हो सके तो ऑडियो ठीक करिएगा जी।
पंकज जी, अभी अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ। मैं वो जो ये कह रहे हैं उनका ये कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? यदि प्रियंका गांधी ये कह रही है, उन्होंने ईवीएम का जिक्र भी कर दिया उसके साथ कि आदिवासी तो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस के साथ रहा तो रिजल्ट में, वो परिणाम में तब्दील होते दिखाई नहीं देता, वो बीजेपी के साथ खड़ा होता, तो क्यों छिटक गए आपसे? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ईवीएम के कारण हुआ, वरना आदिवासी तो उनके साथ है। देखिए, ईवीएम का मुद्दा लगातार जब से देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव प्रारंभ हुए, उसके बाद कांग्रेस हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते आई है, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तब इस प्रकार की बातें करते हैं। और जहां पर जिन राज्यों में उन्होंने चुनाव जीता, जब पिछले बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भी जब 18 में सरकार बनी, तब ईवीएम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। परंतु जैसे ही सरकार नहीं बनती और चुनाव उनके सारे कैंडिडेट हारते हैं, तो वो ईवीएम पे सवाल उठाने लग जाते हैं। इस प्रकार से चुनाव ईवीएम से या मतपत्रों से नहीं जीते जाते। इनको चुनाव अगर जीतना है तो लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, जनजाति समाज के लोगों के विकास के काम करने पड़ेंगे, जनजाति क्षेत्रों में विकास के काम करने पड़ेंगे, तब जाकर ये चुनाव जीतेंगे। लगातार ईवीएम पर सवाल उठाने से कभी ये चुनाव नहीं जीतने वाले, और आने वाले समय में भी चाहे चुनाव ईवीएम से हो। तो जनजाति के दिलों पर बीजेपी राज कर रही है, आपका ये कहना है? जी मनोज, जनजाति के दिलों पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही। मैंने कहा जनजाति के दिलों पर क्या भारतीय जनता पार्टी का राज है? उमेश जी, दिल जीतना पड़ेगा, दिल जीतना पड़ेगा। उमेश जी, आवाज नहीं आ रही मनोज जी आपकी। चलिए जय नागड़ा जी के पास मैं चलता हूं, और आवाज के कारण प्रॉब्लम है मुझे, आज मैं ऑफिस में नहीं, इसलिए। आनंद, नहीं ठीक है, आनंद उधर भी आवाज की दिक्कत हो रही है, उमेश त्रिपाठी जी के पास भी। जय नागड़ा जी, 5वीं 6वीं जिस अनुसूची की बात कर रहे हैं उमेश जी, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को हम देखें तो एक दौर तो ऐसा भी रहा जब कांग्रेस आदिवासियों के साथ दिखा करती थी या आदिवासी उनके साथ होते। धीरे धीरे कर वो आदिवासी छिटकता गया, और आदिवासी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अपनी एक बढ़त बनाई, बल्कि जोरदार बढ़त बनाई, और बल्कि आदिवासी सीटों के कारण सरकारों की वापसी भी हुई मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी। फिर क्यों इन सब बातों की जरूरत पड़ रही? क्या अभी भी कांग्रेस को यह लग रहा है कि ये नया कार्ड खेलकर इसका लाभ हम ले लेंगे? मनोज जी, मैं अभी थोड़ा सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज में कुछ इशू है, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ पा रही है मुझे भी, आपकी आवाज, सवाल नहीं सुन पाया मैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि 5वीं 6वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं उमेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन सवाल ये है कि ये तो ठीक है, कानून बात है, पर सवाल दूसरा है कि लगातार जनजाति कभी कांग्रेस के साथ रहा करती थी, और ऐसा लगता था कि कांग्रेस की जीत में बड़ा योगदान होता था मध्य प्रदेश की सीटों पर, लेकिन धीरे धीरे कर वो वोट छिटकता गया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। अब जिस कार्ड को उमंग सिंगार लेकर आए, कांग्रेस जिस धर्मकोट की बात कर रही है, क्या इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? जी चलिए, ऑडियो की दिक्कत है तीनों जगह। अभी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? इस पे कर दीजिए, आवाज नहीं आ पा रही थी जी। मैं जानना चाह रहा हूं कि लगातार भारतीय जनता, जय नागड़ा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लगातार कांग्रेस के साथ रहा आदिवासी वोट बैंक, और आदिवासी कांग्रेस का साथ देता रहा, लेकिन बीते वर्षों में वही वोटर, वही आदिवासी बीजेपी के साथ चला गया। बीजेपी हिंदुत्व की बात भी करती रही है, आदिवासियों को साथ लेकर उस क्षेत्र में विकास की बात भी करती रही, लेकिन ये धर्मकोट की जो मांग कर रहे हैं उमंग सिंगार जी, क्या इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा आने वाले दिनों में? वही है कि सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसका, कांग्रेस का प्रयास है कि उसका जो खोया हुआ वोट बैंक है वो वापस उसके साथ जुड़े, बीजेपी उसको फिर से जोड़े रखना चाहती है। अब कौन कितने प्रयास सफल होते हैं ये तो मुझे लगता है परिणाम बताएंगे, और ये बात सही है कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने वोट बैंक को साधने में लगी हुई है, तो मुझे लगता है ये तो समय बताएगा कि किसके प्रयास सफल हुए। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस के जो, या कांग्रेस एक आदिवासी का एक बड़ा तबका अपनी एक अलग आइडेंटिटी के साथ रहना चाहता है, और बीजेपी का प्रयास है कि वो संघ के माध्यम से एक सनातन संस्कृति के नाम पर उसको फिर से हिंदुत्व में जोड़े रखे।
अब ये चुनौती बीजेपी के सामने भी है कि सनातन के नाम पे उसे जोड़े रखना, और कांग्रेस उसे कैसे अलग बना करके उसकी अलग आइडेंटिटी को जोड़ बना पाती है, ये उसके सामने चैलेंज है। हाँ, ये विश्वास भी करना होगा उस जनजातीय वर्ग को कि आखिर कितना विश्वास। उमेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? की आवाज आ रही मेरे को? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, क्या ये धर्म कोड की जो बात आप कर रहे थे, चलिए आप भी, मुझे लग रहा है कि जी धर्म कोड की जो बात चल रही थी, इसका कितना लाभ कांग्रेस ले पाएगी? एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन आप। धर्म कोड जिसकी बात उमंग सिंगार जी ने की, आपने भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, क्या इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? किस चीज का लाभ पूछ रहे हैं आप? जिस धर्म कोड की बात उमंग सिंगार कर रहे हैं कि अलग से धर्म कोड होना चाहिए, फॉर्म भरवाइए, क्या उसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? लेकिन बीजेपी कह रही कि हम तो विकास के नाम पर जीतते, दिलों में राज करना पड़ेगा। आपका प्रश्न नहीं आया समझ में मेरे को ठीक से। बीजेपी ये कह रही कि जनजाति के दिलों में राज करना पड़ेगा जब वोट मिलेगा। जी, ऑडियो नहीं है साहब, ऑडियो। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। मजबूरी है आज, समझ से परे है कि आखिर क्यों ऑडियो सभी जगह। पंकज जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। उमेश जी, आप जुड़े, और साथ ही जय नागड़ा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में जनजाति को लेकर एक बार फिर सियासत दिखाई दे रही है। सियासत इसलिए है क्योंकि उमंग सिंगार लगातार अलग अलग तरह से मांगे उठाते रहे हैं। अब उन्होंने आदिवासियों से कहा है कि अलग से धर्म कोड की मांग करिए और राष्ट्रपति को एक अपना लेटर लिखिए, और वो लेटर की संख्या 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो निश्चित है कि ये अलग तरह का मुद्दा होगा। लेकिन 28 में चुनाव होना है, उससे पहले जाति, जनजाति, ये सब काट चलते रहेंगे। पर लोग तो ये चाहते हैं कि जो क्षेत्र पिछड़ा है उसमें विकास हो, और विकास के नाम पर लोग आगे बढ़े। होगा क्या, ये जनता को तय करना है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ और आगे देखिए प्राइम मिनट। नमस्कार।